नमस्कार मित्रों, आज भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान की श्रृंखला में आज का जो विषय है वह है राजपूत चित्रकला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ललित कलाओं का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है और ललित कलाएं भारत को पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिलाती हैं। राजस्थान में भी ललित कला से संबंधित बहुत सारी सामग्री हमें प्राप्त होती है, वो चाहे चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, बहुत सारे मंदिर हों और संगीत हो। तो इस तरह की तमाम कलाएं जो ललित कला के अंतर्गत आती हैं, उनसे राजस्थान का वैशिष्ट्य प्रकट होता है। तो मित्रों, आज मैं राजपूत चित्रकला पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ललित कला क्या है इसके बारे में दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। ललित कला, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइन आर्ट्स, ये सौंदर्य का प्रतीक है, सुकुमारता का प्रतीक है, जो विभिन्न कलाओं में प्रकट होती है। कलाओं को, ललित कलाओं को अगर हम वर्गीकृत करें तो कई तरह की कलाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दृश्य कला और श्रव्य कला। कुछ कलाएं जो हैं दृश्य और श्रव्य दोनों होती हैं, यानी कि कुछ कलाओं का आनंद हम देख करके ले सकते हैं, कुछ कलाओं का आनंद हम सुन करके ले सकते हैं। जैसे मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि ऐसी कलाएं हैं जिनको देख करके दृश्य कलाएं हैं। इसी तरह से श्रव्य कलाएं हैं, जैसे संगीत, उनको हम सुन करके संगीत का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ कलाएं ऐसी भी होती हैं जैसे नृत्य कला है, जो दृश्य और श्रव्य कला दोनों के अंतर्गत आती है। जैसे आजकल हम फिल्में देखते हैं, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आती है। फिलहाल इस बहस में न जाकर के हम राजपूत चित्रकला पर वापस आते हैं। तो राजस्थान की चित्रकला को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। पर्सी ब्राउन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, पर्सी ब्राउन और कुमार स्वामी राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहते हैं। एनसी मेहता इसे हिंदू चित्रकला कहते हैं। जीएन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा स्थान, वातावरण और राजस्थानी चित्रों के विषय वस्तु के आधार पर इसे राजस्थानी चित्रकला कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो मित्रों, राजस्थान की चित्रकला के अनेक प्रतिष्ठित स्कूल हैं, जैसे मारवाड़ी शैली या मारवाड़ी स्कूल कहा जाता है, मेवाड़ स्कूल है, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हड़ौती शैली, बूंदी व कोटा शैली, हड़ौती शैली को बूंदी और कोटा शैली भी कहते हैं। ढूंढार शैली है, तो जयपुर शैली भी कहा जाता है उसको। इसी तरह से अलवर शैली, आमेर शैली, उड़ियारा शैली, डूंगरपुर शैली है, देवगढ़ शैली है। डूंगरपुर और देवगढ़ जो है उनको उप शैली कहा जाता है। तो क्योंकि थोड़े बहुत अंतर के साथ वो मारवाड़ या मेवाड़ शैली के ज़्यादा करीब हैं। राजपूत चित्रकला के उद्भव का जहाँ तक प्रश्न है, तो राजपूत चित्रकला के उद्भव और विकास के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। सर जगन्नाथ सरकार, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं, वो राजपूत चित्रकला के स्वतंत्र और अलग अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके अनुसार इसका उद्भव और विकास मुगल प्रभाव के कारण हुआ, किंतु यह मत सत्य नहीं प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में चित्रकला की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आप मोरी, इंद्रगढ़
और अन्य स्थानों में चित्रित जो प्रस्तर खंड हैं उनको देखें तो इससे पता चलता है कि वहाँ चित्रकला की एक पुरानी परंपरा विद्यमान थी। डॉक्टर GN शर्मा का मानना है कि मेवाड़ एवं मारवाड़ के पूर्व मध्यकाल के प्रतिष्ठित स्कूल गुजरात की कला परंपरा पर आधारित थे, मुगल परंपरा पर नहीं। यानी कि GN शर्मा का ये मानना है कि मेवाड़ और मारवाड़ जो हैं, ये जो शैलियाँ हैं, इन शैलियों के ऊपर गुजरात कला की परंपरा का अधिक प्रभाव था, मुगल परंपरा का प्रभाव उतना नहीं था। राजस्थानी चित्रकला के विकास में 13वीं एवं 15वीं शताब्दी के सचित्र पांडुलिपियों के लघु चित्रों का व्यापक और गंभीर प्रभाव है। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के कल्पसूत्र चित्र और ये भी भारतीय स्कूल आप कह सकते हैं कि उसका चित्रण करते हैं। आकृतियों के वस्त्र एवं आभूषण काफ़ी हद तक अजंता के भित्ति चित्रों की आकृतियों या गुजरात की उस काल की अनेक जैन पांडुलिपियों की आकृतियों से साम्य स्थापित करते हैं। तो राजस्थान की जो चित्रकला है या राजपूत चित्रकला जिसे कहा जाता है, उसकी समानता अजंता के फ्रेस्कोज या भित्ति चित्रों और गुजरात की कला के साथ ही साथ जो जैन चित्रकला विकसित थी उस समय पूर्व मध्यकाल में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। जहाँ तक राजपूत चित्रकला के विकास का संबंध है, यह कहना उचित नहीं होगा कि इसने मुगल चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण की। यह वैष्णव संप्रदाय था जिसके तीव्र प्रभाव ने लोगों की विचारधारा को बदल दिया और हिंदू कलाकारों को पुरानी धार्मिक कहानियों, पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं के चित्रों को बनाने की प्रेरणा दी। यानी कि जो घटनाएं पुरानी धार्मिक कहानियों में सुनाई पड़ती हैं, बहुत सारी घटनाएं जो पौराणिक कहानियों में हैं, उनको चित्रित करने की, उन कथाओं को चित्रित करने की और उनको कैनवास पर प्रदर्शित करने की प्रेरणा मिली। उनको कहाँ से मिली? वैष्णव संप्रदाय से। तो मुगल प्रभाव का जहाँ तक सवाल है, मुगलों के आगमन और राजपूतों के साथ उनके संपर्क के उपरांत हम कह सकते हैं कि राजपूत चित्रकला में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ। अब जैसे डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि बीकानेर तथा उदयपुर के राजाओं ने अकबर के द्वारा निर्मित फतेहपुर तथा सीकरी के प्रासादों की सजावट को अपनाया, किंतु राजपूत चित्रकला भौतिक जीवन के उतना निकट नहीं है जितना कि मुगल चित्रकला। मित्रों, मुगल प्रभाव के राजपूत शासकों के दरबार में घुसपैठ करने पर राजस्थानी चित्रकला में शुद्ध तत्व आप कह सकते हैं कि अपनी जो पूर्व प्रतिष्ठा थी उसे खोने लगे। परिणाम यह हुआ कि तकनीक एवं कुछ अन्य बातों जैसे भड़कीले रंगों का प्रयोग, रंगीन किनारों में ये सब ऐसी चीज़ें थी जैसे आप मुगल चित्रकला में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भड़कीले रंगों का प्रयोग होता है, रंगीन किनारों का प्रयोग होता है, बॉर्डर्स का। तो ये सब जो राजपूत चित्रकला में भी आ गया, जो कि आप कह सकते हैं कि मुगल स्कूल का प्रभाव था। किंतु
दोनों का संपूर्ण विलयन या संपूर्ण विलय कभी भी नहीं हो सका। दोनों ने अपनी अलग पहचान, दोनों का मतलब क्या हुआ कि राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला दोनों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी, विशेष रूप से अपने विषय वस्तु में। जहाँ मुगल चित्रकला एक दरबारी कला थी, विशुद्ध दरबारी कला थी, कुछ लोग इसे धर्मनिरपेक्ष कला भी कहते हैं, और इसकी विषय वस्तु दरबार के जीवन, आखेट, अमीर वर्ग और राज परिवार के लोगों के जीवन से संबंधित विषयों से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर राजपूत चित्रकला ने जन साधारण के धार्मिक विश्वासों से प्रेरणा ग्रहण की और चित्रों के प्रस्तुतिकरण में इनका विषय वस्तु जन साधारण से संबंधित विषय रहा, यानी जन साधारण के जीवन से संबंधित जो विषय थे वो राजपूत चित्रकला में चित्रित किए गए। अब जहाँ तक राजपूत चित्रकला के विषय वस्तु की बात है, उस पर थोड़ा हम विस्तार से चर्चा कर लें। राजपूत चित्रकला में मुख्य रूप से दो प्रकार के चित्र मिलते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, जनसाधारण के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र और दूसरा धर्म या आध्यात्म से संबंधित चित्र। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि राजपूत चित्रकला के विषय वस्तु का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें हमें दो तरह के चित्र प्राप्त होते हैं। पहला जो चित्र प्राप्त होता है, बहुत सारे चित्र जो प्राप्त होते हैं वो लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र थे, और दूसरा जो है वो आध्यात्मिक चित्र या धर्म से संबंधित चित्र। तो जहाँ तक जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों का प्रश्न है, हम देखते हैं कि अनेक चित्रकारों ने उनके दैनिक जीवन का सही चित्रण करने का प्रयास किया है। अब जैसे बहुत सारे चित्र ऐसे हैं दैनिक जीवन के, जैसे बाजार के दृश्य तथा भिन्न भिन्न व्यवसायों से संबंधित लोगों के कार्यों का चित्रण बहुत ही खूबी के साथ किया गया है। बाजार के दृश्य में देख रहे हैं आप, जैसे कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अनाज बेच रहा है, कोई और कोई चीज़ बेच रहा है, सजावट के सामान बेच रहा है। तो बाजार में किस तरह से भीड़ भाड़ होती है, कैसे दुकानदार और खरीदार वगैरह में बातचीत होती है, तो इन सब दृश्यों का चित्रण विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जो चित्रण है वो बखूबी किया गया है। इन चित्रों की तकनीकी शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी रूप से ये चित्र जो है बहुत ही आप कह सकते हैं कि उच्च कोटि के हैं। गौण से गौण चीज़ें भी बहुत अच्छे ढंग से चित्रित की गई हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि चित्रकार किसी की आज्ञा से नहीं, वरन अपनी कलात्मक भूख को संतुष्ट करने के लिए चित्र बनाता है। यानी कि वो किसी के आदेश पर चित्र नहीं बनाता है, स्वांतः सुखाय अपनी कलात्मक भूख को संतुष्ट करने के लिए चित्र बनाता है। और वे अपना यह कार्य रोटी कमाने के लिए नहीं, वरन आत्म सुख प्राप्त करने के लिए करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये उनका व्यवसाय नहीं था, ये कला साधना के द्वारा सुख प्राप्त करने का एक तरीका था। सुख प्राप्त करने के लिए ही स्वांतः सुखाय वो ये चित्र बनाते थे। तो खुद भी सुखी होते थे और इन चित्रों को देख करके दूसरे भी सुखी होते थे। उन्होंने सड़क के किनारों की घटनाओं, विशेष रूप से यात्रा आदि, कैंप फायर के दृश्यों, मध्य दिन के विश्राम, सरायों में ठहरना इत्यादि विषयों को बखूबी चित्रित किया है।
और ये सारे विषय देखिए आम जनजीवन से संबंधित है। इस समय डबल लाइटिंग टेक्निक का भी विकास हुआ और राजपूत चित्रकला को अगर आप ध्यान से देखें तो राजपूत चित्रकारों ने चंद्रमा की किरणों को, सूर्य की किरणों को, आग के प्रकाश को, वृक्ष की छाया आदि का चित्रण भी बहुत सुंदरता से किया है। अब जैसे वृक्ष है तो वृक्ष में से छन छन के सूरज की या चंद्रमा की किरणें निकल के आ रही हैं, आग जल रही है, उससे चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, वृक्ष की छाया है। तो ये सब एक बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा मित्रों 2 एवं 3 मंजिल की इमारतों को राजपूत चित्रकारों ने बड़े भव्य ढंग से चित्रित किया है। अब इन चित्रकारों ने विभिन्न व्यवसाय के लोगों का भी चित्रण किया है, जैसे बढ़ई, ग्वाला, मोची, जुलाहा इत्यादि किस तरह से अपना व्यवसाय करते हैं, इसका चित्रण बखूबी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। इन्होंने शासक वर्ग एवं अमीरों का भी चित्रण किया है। राजपूत चित्रकला जनसाधारण के साधारण जीवन का चित्रण है। इसमें उनके सुख दुख, कर्म, उनके कार्य, उनके खेल, जनसाधारण के विश्वासों, रीति रिवाजों, घर एवं बाहर की अवस्थाओं इत्यादि का चित्रण बेहतरीन ढंग से किया गया है। अब थोड़ा बात करते हैं हम, जैसे मैंने बताया कि राजपूत चित्रकला का जो विषय वस्तु है वो 2 तरह का है। एक तो जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्र बने हैं जिनकी हमने बातचीत की। इसके अलावा आध्यात्मिक और धार्मिक चित्र भी राजपूत चित्रकला की विशेषता है। मानवीय एवं दैवी प्यार राजपूत चित्रकला का प्रधान विषय है, प्रमुख विषय है। धार्मिक चित्रों का विषय पुराणों से, महाकाव्यों से, रामायण से, महाभारत इत्यादि से लिया गया है। भगवान कृष्ण के चित्रों के लिए श्रीमद् भागवत पुराण से विषय वस्तु को चुना गया है। धार्मिक चित्रों में राधा एवं कृष्ण के चित्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन बहुत ही आकर्षक था। मित्रों, राधा कृष्ण के चित्रों के साथ ही साथ पालतू हिरण, मोर, आंधी का दृश्य, काले बादलों का समूह, घनघोर वर्षा, बिजली की चमक, पेड़ों से लिपटी हुई लताएं, फूलों से लदे हुए कदम्ब के वृक्ष, जमुना की भयंकर बाढ़ तथा जमुना की धाराओं का इतना मनोहारी चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार गोधूली वेला में वन से लौटती हुई गायें तथा ग्वालों के मध्य कृष्ण, वृंदावन के घनघोर जंगली वृक्षों को भेदती हुई सूर्य की किरणों का चित्रण बहुत ही मनोहारी ढंग से किया गया है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पर्वतों और नदियों का भी बहुत सजीव चित्रण हुआ है। जानवरों को भी ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। बर्फ से आच्छादित पर्वत मालाओं और लंबे देवदारू के वृक्षों के बीच शांत वातावरण को शिव पार्वती की तपस्या के अनुकूल प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें मित्रों, तो जहाँ तक आध्यात्मिक चित्रण का सवाल है, आध्यात्मिक चित्रण में प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
और प्रकृति के विभिन्न उपादानों को बहुत ही मनोहारी ढंग से, नयनाभिराम ढंग से आप कह लीजिए, चित्रित किया गया है। और कुछ भी उनकी दृष्टि से नहीं छूटा हो, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पतियाँ हों, नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, सबको उन्होंने अपने चित्रों में समाहित कर लिया है। वो सूर्य की रोशनी हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, कुछ भी हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही नयनाभिराम ढंग से उनको चित्रित किया है। व्यक्ति चित्र की बात अब हम करें, पोर्ट्रेट पेंटिंग जिसे कहा जाता है, व्यक्ति चित्रों का भी विकास राजपूत चित्रकला में देखा जा सकता है। राजपूत चित्रकला में व्यक्ति चित्र भी बनाए गए। कुछ व्यक्ति चित्रों की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि हो सकता है संभवतः ये मुगलों का प्रभाव हो, क्योंकि मुगलों की जो चित्रकला थी उसमें व्यक्ति चित्र बड़े महत्वपूर्ण होते थे। तो व्यक्ति चित्रण की सभी बारीकियों का विकास भी राजपूत चित्रकला में हुआ। राजपूत चित्रकला का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है राग और रागिनियों के संगीत से उत्पन्न भावपूर्ण दृश्यों का चित्रण। राग और रागिनियाँ जब संगीत का कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, विभिन्न रागों और रागिनियों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे जो एक भावपूर्ण दृश्य बनता है, एक जो वातावरण बनता है, तो उस वातावरण को भी अपने चित्रों में कैद करने का प्रयास राजपूत चित्रकारों ने किया है। इन चित्रों को रागमाला चित्र कहा जाता है, रागमाला चित्र या रागमाला पेंटिंग। उदाहरण के लिए तोड़ी रागिनी का चित्रण बड़ी खूबी से किया गया है। एक सुंदर स्त्री श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई भरी दोपहरी में एक खुले स्थान में खड़ी है। उसके हाथों में वीणा है एवं उसके पास एक हरिण शावक खड़ा है। यह दृश्य बहुत ही मनोरम और भावपूर्ण है। एक स्त्री अपने चारों ओर एकत्र युवा प्रेमियों के हृदय में प्रेम जगा रही है। इसी प्रकार मेघ राग का चित्रण बड़ी खूबी से किया गया है। संगीतकारों का एक दल वर्षा ऋतु में बाहर खुले स्थान पर संगीत का प्रदर्शन कर रहा है। बादल सर पर लटक रहे हैं एवं चारों ओर सुखमय वर्षा की अनुभूति हो रही है। यह राग एक नए जीवन का संकेत दे रहा है। मित्रों, बिलावल ने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें एक स्त्री आईने में अपनी सुंदरता को देखकर ठगी सी खड़ी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या ही सुंदर दृश्य होगा। राजपूत चित्रकला का अन्य महत्वपूर्ण विषय है बारहमासा। बारहमासा यानी 12 महीने का चित्रण, अर्थात वर्ष के 12 महीनों को चित्रित करना। 12 संगीत में भी 12 का प्रयोग किया जाता है। 12 महीनों के आधार पर गीत बनाए जाते हैं, कौन सा गीत कौन से महीने में गाया जाता है, तो इसका प्रयोग चित्रकला में भी बखूबी हुआ है। 12 पेंटिंग्स राजपूत चित्रकला की विशेषता रही हैं। बसंत ऋतु, प्रचंड गर्मी, सर्दी, बरसात का मौसम, इन सब का उचित एवं अत्यधिक यथार्थ चित्रण किया गया है। मित्रों, यह एक बहुत कठिन हिंदू कला है। 12 महीनों में प्रकृति के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं और प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रांकन करना इतना आसान नहीं है। कभी घनघोर बारिश हो रही है, कभी प्रचंड गर्मी में सब कुछ जैसे जला जा रहा है, कभी वसंत ऋतु में चारों ओर
आँखों को सुख देने वाला नैनाभिराम दृश्य दिखाई पड़ता है। पेड़ पौधे में नए पत्ते आ गए हैं, फूल खिल गए हैं, तालाब में शांति है चारों ओर। तो इस तरह से जो है कमल खिल गए हैं तालाब में। तो इस तरह के जो दृश्य हैं, जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जो 12 महीनों में बदलते रहते हैं, उनका चित्रांकन राजपूत चित्रकला की अपनी एक अलग विशेषता है। एक विशेष महीने में प्रकृति की सामान्य अवस्था कैसी होती है, इसका सजीव उदाहरण राजपूत चित्रकला में हमें देखने को मिलता है। इन सब के अलावा मित्रों, एक और विशेषता है राजपूत चित्रकला की, और वह विशेषता है समकालीन कविता और नाटकों का भी चित्रण। तो समकालीन कविता और नाटकों में जो कुछ भी दर्शाया गया रहता है, जो कुछ भी उसका कथानक होता है, उसका जो कथ्य होता है, उसका चित्रण बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, मनोहारी ढंग से राजपूत चित्रकला में किया गया है। स्त्रियां भारतीय चित्रकला का एक मुख्य विषय रही हैं। कोई भी कला शैली हो, स्त्री सौंदर्य सदैव से कलाकारों को आकर्षित करता रहा है और सभी कलाकार स्त्रियों का चित्र बनाते रहे। किंतु जहाँ तक राजपूत चित्रकला का प्रश्न है, राजपूत चित्रकारों ने या राजस्थान के चित्रकारों को अजंता के चित्रकारों की अपेक्षा थोड़ा अलग ढंग से चित्र बनाने का अनुभव था। उन्होंने थोड़ा जो चित्र बनाया अजंता से, उन्होंने प्रोत्साहन अवश्य लिया, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अजंता की चित्रकला में और राजपूत चित्रकला में पर्याप्त भिन्नता मिल जाएगी। जहां अजंता शैली की नायिकाएं श्रृंगारिक हैं, वहीं राजपूत चित्रकला शैली की नायिकाएं भावपूर्ण और सुकुमार हैं। जैसे उदाहरण के लिए पद्मिनी और मीरा के चित्रों को आप ले लीजिए, जहां आपको भाव भी दिखाई पड़ेगा और सुकुमारता भी दिखाई पड़ेगी। तो राजपूत स्कूल की नायिका में आदर्श सौंदर्य होता है। उसकी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, दृढ़ एवं गोल स्तन होते हैं, शरीर की कोमलता चित्रों में दिखाई देती है, कमर या कटी प्रदेश पतला होता है और गुलाबी हाथ होते हैं। राजपूत चित्रकला में मुगल प्रभाव के कारण व्यक्ति चित्रों, युद्ध के दृश्यों, हरम के दृश्यों, स्त्रियों के स्नान दृश्यों और रात्रि के दृश्यों के चित्र बनाए गए। इस प्रकार के चित्र राजपूत चित्रकला में भी देखे जा सकते हैं, जो कि मुगल प्रभाव आप कह सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से राजपूत चित्रकला की विषय वस्तु के बारे में हमने बातचीत की। अब हम थोड़ा राजपूत चित्रकला की टेक्निक या तकनीक के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि चित्रकला तकनीक का ही खेल है। राजपूत चित्रकला में जिन कागज़ों का उपयोग किया गया है वे खुरदुरे होते थे और उनके तल को चिकना करने के लिए या कोमल बनाने के लिए प्राय उन पर चावल के सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था। और चित्रों की सुंदर फिनिशिंग ये मुगल प्रभाव था। पूर्व काल के राजपूत चित्रों में सफ़ेद, लाल, पीला, केसरिया, हरा, गुलाबी
नीला एवं काला रंग अधिक प्रयुक्त हुआ है। पूर्व काल का मतलब यह है कि मुगलों के आने से पहले या मुगल प्रभाव से पहले के जो चित्र हैं उनमें इन सब रंगों का, ये हल्के रंग हैं जैसे लाल, पीला, केसरिया, हरा, गुलाबी, नीला, काला रंग, यानी कि ये रंग ऐसे हैं जो कि आँखों को काफ़ी सुहाते हैं, जैसे ठंडक पहुंचाते हैं, चुभते नहीं। तो जिसे आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक राजपूत चित्र हैं वह उनमें फीके रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्र जो जानकार हैं, जो कला के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि प्रारंभिक चित्र जो हैं उनमें फीके रंगों का प्रयोग हुआ है। फीके रंगों, इसीलिए इसको फीके रंगों की टेक्निक भी कही जाती है। स्वर्णिम और अन्य चमकीले रंगों का प्रयोग भी आगे चल कर के राजपूत चित्रकला में किया गया, जो कि मुगल प्रभाव से प्रारंभ हुआ था इन रंगों का प्रयोग। क्योंकि बहुत सारे जो चित्रकार थे वो कभी कभार, जैसे आपने देखा अकबर के बारे में आप सुनते हैं, अकबर के समय में चित्रकला का अच्छा विकास हुआ। फिर उसके बाद जहांगीर तो चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, उसके समय में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ। और हमारे ख्याल से मतलब पूरे मुगल काल में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चित्रकला का जो पारखी शासक था कोई अगर, तो वो जहांगीर ही था। जहांगीर के बाद शाहजहां को वास्तुकला में अधिक रुचि थी, चित्रकला में उसकी उतनी अधिक रुचि नहीं थी। और उसके बाद औरंगजेब को कलाओं में इतनी अभिरुचि नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि जो बहुत सारे कलाकार जो मुगलों के समय में मुगल दरबारों में जिनको पैटर्नाइज किया गया था, यानी जिनको वहाँ पे रखा गया था, तो ये सारे जो कलाकार थे वो संरक्षण के अभाव में, चूँकि मुगलों ने उनको संरक्षण दिया था कलाकारों को, तो वो राजपूताना की ओर चले आए और बहुत सारे राजपूत शासकों के दरबार में आ गए और अपने साथ जो है वो अपनी शैली ले आए। नतीजा ये हुआ कि राजपूतों की चित्रकला में मुगल प्रभाव भी दिखाई देने लगा धीरे धीरे। तो इस तरह से मुगलों के प्रभाव से जो फीके रंगों की तकनीक थी उनमें परिवर्तन आया। अब चमकदार रंगों का भी प्रयोग होने लगा, जो स्वर्णिम एवं अन्य चमकीले रंग भी राजपूत चित्रकला में दिखाई देने लगे और जैसे बॉर्डर वगैरह काफ़ी चमकीला बनने लगा। तो विषय वस्तु के निरूपण में राजपूत चित्रकार जो है वो मुगलों से, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि भिन्न रहे हैं। मुगल चित्रकला जो कि दरबारी कला थी, विशुद्ध दरबारी कला थी, और उन्होंने अपने विषयों का चित्र बहुत वास्तविक ढंग से किया था। आध्यात्मिक भावनाएं और आदर्शवाद इत्यादि मुगल चित्रकला में स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। दूसरी ओर राजपूत चित्रकार भक्ति के प्रति गहराई से समर्पित थे एवं उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों को चित्रित किया। साथ ही उनकी कला जन साधारण के दैनिक जीवन से संबंधित कला थी, किंतु केवल उनका प्रस्तुतिकरण ही उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। मित्रों, नायक नायिकाओं के चित्रण में भी राजपूत चित्रकार अगर मुगलों से उनकी तुलना की जाए तो वो मुगलों से काफ़ी अलग हैं। अभिव्यंजना पर राजपूत चित्रकला में बहुत अधिक बल दिया गया है और लाइनों की सरलता भी राजपूत चित्रकला की प्रमुख विशेषता है और इनकी कला का प्रमुख लक्षण है। इनके नायक प्रायः लंबे एवं पतले होते हैं, किंतु इनकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। जो राजपूत चित्रकारों की जो अभिव्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है और इनकी नायिकाएं आदर्श एवं सुकुमार होती हैं, सुंदर होती हैं और साथ ही साथ
इनकी नायिकाओं की नाक उदग्र होती है, चेहरा गोल, स्तन दृढ़ एवं कमर पतली होती है। और राजपूत चित्रकार की नायिकाओं को आप देखेंगे तो उनकी आंखें जो होती हैं वो मछली के आकार की होती हैं। तो इस तरह से मित्रों अगर हम देखें धीरे धीरे जब मुग़ल शासक जो है वो देश में अपनी जड़ें अच्छी तरह से उन्होंने जमा ली और जब मेवाड़, मारवाड़ इत्यादि का संपर्क जो है वो मुग़लों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेवाड़ तो राणा प्रताप ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी अकबर के साथ, लेकिन मारवाड़ जो है वो मुग़लों के साथ उनके संबंध बन गए थे। इसलिए जो है जब आप मारवाड़ शैली के चित्रों को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे कुछ मुग़ल प्रभाव आपको अवश्य दिखाई देते हैं। अब जैसे मारवाड़ शैली में जो कृष्ण और राधा के चित्र बने, गोपियों के साथ जो रासलीला वगैरह के चित्र बने, तो उन सब चित्रों में आपको कुछ मुग़ल प्रभाव भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो अन्य दूसरी शैलियाँ थीं, अगर हम बातचीत करें, अब जैसे किशनगढ़ शैली जो थी, किशनगढ़ शैली के जो चित्र थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए राजपूत चित्रकारों में। इनमें निहाल चंद, सूरजमल इत्यादि जो है ये लोग जो है बहुत जाने माने चित्रकार थे इस शैली के, और इन्होंने बहुत अच्छी, अब जैसे बनी ठणी जो है चित्र जो बनाया गया था किशनगढ़ शैली में, उसकी तुलना जो है मोनालिसा से की जाती है। उसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। गीत गोविंद वगैरह के विषयों का भी चित्रण जो है किया गया है। बीकानेर जो कि मारवाड़ी शैली आप कह सकते हैं से संबंधित था, बीकानेर मारवाड़ का ही एक हिस्सा था। तो वहाँ भी बहुत सारे चित्र बनाए गए और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए। और कोटा बूंदी शैली भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई राजस्थान में। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था कि रागमाला का चित्र, रागमाला पेंटिंग की बात मैंने की थी कि बहुत सारे रागिनियों का चित्रण जो है वो आपको इस शैली में देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने मेघ मल्हार की बातचीत की थी, आप और दूसरे राग हैं, दीपक राग है, भैरव राग है, और इस तरह के और भी अन्य रागों का चित्र यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो यहाँ के जो शासक थे कोटा और बूंदी के, वो सभी चित्रकला प्रेमी थे, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छे है। जैसे बूंदी में काफ़ी वहाँ एक चित्रशाला ही प्राप्त होती है। वहाँ पे बड़े महाराजा का महल, दिगंबर जैन मंदिर और बहुत सारी हवेलियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको उस शैली के चित्र भी मिलेंगे। जयपुर जिसे मध्यकाल में आमेर कहा जाता था, आमेर बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य बन गया था उस समय, क्योंकि आमेर के साथ अकबर की रिश्तेदारी हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं राजा भारमल, राजा मान सिंह वगैरह को बड़े बड़े पदों पे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे चित्र बने जिसमें राग रागिनियों का वर्णन किया गया, ऋतुओं का, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया। यहाँ पर कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण से कथा वस्तु लेकर के, दुर्गा सप्तशती से कथा वस्तु लेकर के बहुत सारे चित्र बनाए गए। कृष्ण के जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र हमें इस शैली में मिलते हैं। और इसी तरह से अलवर में भी जो है
एक चित्रकला शैली विकसित हुई जो कि जयपुर की शैली के काफ़ी नज़दीक थी। यहाँ पे हमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं जिसमें रामलीला से संबंधित चित्र हैं, शंकर भगवान के जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान में अनेक शैलियों का विकास हुआ और इन शैलियों में तमाम जैसे मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली, तो अनेक ऐसे स्थान थे, वो चाहे उदयपुर हो, आप देखें जैसलमेर हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, झालावाड़ हो, कोटा हो, बूंदी हो, किशनगढ़ हो, नागौर हो, अजमेर हो, नाथद्वारा हो, देवगढ़ हो, तो ऐसे न जाने कितने सैकड़ों शहर थे जो कि राजपूत चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से मित्रों मैंने प्रयास किया कि राजस्थान की चित्रकला की विषय वस्तु से, उसकी तकनीक से और उसकी अन्य विशेषताओं से एक संक्षिप्त परिचय आपका कराऊं। और समय की पाबंदी के कारण जो है बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाया जा सकता, वरना तो राजस्थान में इतनी शैलियां हैं कि एक एक शैली पर ही बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको राजपूत चित्रकला पर यह चर्चा पसंद आई होगी और आगे भी हम इस तरह से ललित कलाओं को एक एक करके लेते रहेंगे और विभिन्न ललित कलाओं पर बातचीत करते रहेंगे। चित्रकला के अलावा हम संगीत पर भी बात करेंगे और भी दूसरी ललित कलाओं पर बात करेंगे, मूर्ति कला पर भी बात करेंगे। तो अब मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जैसे मैं हर बार अपील करता हूं कि आप कमेंट अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आपको किसी नए विषय पर चर्चा की आवश्यकता महसूस होती हो तो आप कमेंट में उसको लिखें, जिससे हम आगे उसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार करने में समर्थ हो सकें। नमस्कार, शुभ दिवस।